वेलकम। आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय न्यायपालिका के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि जो न्यायपालिका से संबंधित हमारे देश के अंदर प्रावधान है उसको पूरा समझेंगे A to Z, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी पॉइंट हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं पूरा। न्यायपालिका से अर्थ आप समझ पा रहे होंगे कि वह सिस्टम जहां से न्याय मिलता हो। अगर बात करें पूरे देश के प्रशासन की तो उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक होता है नियम बनाने वाला, दूसरा होता है काम करने वाला, तीसरा होता है न्याय करने वाला। तो हम लोग न्याय करने वालों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। हमारे देश में जब बात करेंगे न्यायपालिका की तो इसके 3 स्तर हैं। एक है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके नीचे हाई कोर्ट है जिसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। उसके नीचे जब आएंगे तो ढेर सारे न्यायालय हैं जिन्हें लोअर कोर्ट कहा जाता है। ठीक। अब ध्यान से समझेंगे पूरी बात को, कैसे ये पहले सिस्टम समझ लेते हैं पूरा कि हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका की स्थिति है वो है कैसी। ठीक है। किसका क्या कार्य है वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर घुसेंगे और पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक। तो सबसे पहले देखिए, देश के भीतर ये अगर भारत देश है मान लो, तो भारत देश को अगर हम देखें तो एक इसका लेवल है, सेंटर है, फिर उसके बाद स्टेट है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो संघ जो है वो सेंटर है, इसे केंद्र कहा जाएगा, और राज्य उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो केंद्र स्तर पर जो न्यायपालिका है उसे सुप्रीम कोर्ट कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? ठीक, ध्यान देंगे, बात समझेंगे। प्रमुख कार्य की बात कर रहे हैं। प्रमुख कार्य जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच तथा एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच जब कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसको सुलझाने का काम करना, ये पहला इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम सुप्रीम कोर्ट का है कि संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है अगर उसका समझ ना आए, यानी कि अगर उसका व्याख्यान स्पष्ट ना हो पाए, तो उसको स्पष्ट करने का जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। 2 महत्वपूर्ण काम हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण काम ये हो गया कि इसके पास फंडामेंटल राइट, यानी कि जो देश के अंदर जितने इंसान हैं उन सबके फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखने का अधिकार है, उसको बचाने का अधिकार है। ये 3 महत्वपूर्ण अधिकार हो गए, 3 महत्वपूर्ण कार्य हो गए। और चौथा जो कार्य इसका है वो ये कि ये देश के अंदर अंतिम अपीलेट अथॉरिटी है। मतलब किसी तरीके का कोई भी मामला देश में नीचे से चलता हुआ जाता है जब, तो उसके लिए अंतिम अपीलीय जगह जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है। तो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? पहला यह है कि ये सेंटर स्टेट और स्टेट, यानी कि केंद्र राज्य और राज्य के बीच में कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहाँ पर देता है, समझौता करता है, वहाँ पर ये अपना न्याय देता है। दूसरा जो है वो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं पर अगर उसको बताना हो कि है क्या, ये कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो, यानी इंटरप्रेट करना, इसे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी संविधान का रखवाला भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। तीसरा है
फंडामेंटल राइट की रक्षा करना। चौथा, जब यहाँ नीचे से मामले कोई पहुँच रहे हैं, कहीं पे न्याय नहीं मिल रहा है, तो अंतिम न्याय मिलने का जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। ये सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के भाग 5 में मूल रूप से दिया गया है। अब ये भाग क्या है इसको फटाफट समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे यहाँ पर संविधान की, तो हमारे देश के संविधान में सबसे पहले यहाँ पर ऐसे प्रस्तावना लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ये आप समझिए अंत में अनुसूची लिखी हुई है, और इस दोनों के बीच में संविधान को सबसे पहले कई भाग में बांटा गया है, उन भागों को कई अध्याय में बांटा गया, अध्यायों को कई अनुच्छेद में बांटा गया, अनुच्छेदों को कई खंड में बांटा गया, खंडों को कई उपखंड में बांटा गया है, ठीक है। तो जब भाग की बात करते हैं, आपके एग्जाम में पूछता भी है कि कुल संविधान में कितने मौजूदा भाग हैं, ठीक है। तो देखिए, भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, यानी कि क्या कार्य होगा, कैसे इसके जज नियुक्त होंगे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, कैसे इनके जजों को हटाया जा सकता है, मतलब A to Z सब कुछ दिया हुआ है। तो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग एक एक करके 124 से 147 तक। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट है, ठीक। ध्यान देंगे मेरी बात, नॉर्मल तौर पर यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस बात को समझिए कि हाई कोर्ट का जो न्यायिक मामला है, जो जुडिशियल मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होता है, लेकिन हाई कोर्ट का प्रशासनिक मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं होता है। वह स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नहीं समझे बात? कोई न्याय से जुड़ा मुद्दा है, जज का ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, या मतलब जो है उस प्रमोशन करना है, वगैरह वगैरह, वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट काम करेगा। लेकिन हाई कोर्ट कार्य करेगा कैसे, वहाँ का प्रशासन कैसे चल रहा होगा, कै बजे खुलेगा, कै बजे तक चलेगा, वगैरह वगैरह, ये सब क्या प्रक्रिया होगी, वो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। ये भारतीय संविधान के भाग 6, ये भाग 5 में है, ये भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच में लिखा गया है, ठीक। ध्यान देंगे, इन दोनों को मतलब हायर, समझिएगा, इन दोनों को हायर कोर्ट कहा जाता है। हायर कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, दोनों को मिला दिया जाए तो इनको हायर कोर्ट कहा जाता है। और इसके नीचे जितने भी न्यायालय होंगे उन्हें लोअर कोर्ट कहा जाए। हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है। लोअर कोर्ट में क्या होता है समझिएगा, अलग अलग होता है, हर प्रदेश में सिस्टम अलग अलग है। यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, हरियाणा में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, मतलब हर राज्य में अलग है, ठीक। लेकिन बहुतायत राज्यों में यही पैटर्न फॉलो होता है कि हाई कोर्ट के बाद जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट होता है, जिसे हिंदी में जिला एवं सत्र न्यायालय कहा जाता है। ध्यान देंगे, जब हायर कोर्ट में जाते हैं, हायर कोर्ट मतलब समझ पा रहे होंगे आप, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट में जब जाते हैं तो हायर कोर्ट में जो मैटर्स होते हैं, एक ही जज जो होगा वो सारे मैटर्स देखता है, यानी कि सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले हायर कोर्ट लेते हैं। लेकिन जब बात आएगा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट में या उससे नीचे के कोर्टों में, तो जजों को बांट दिया जाता है दो अलग अलग कैटेगरी में, एक सिविल तरह का होगा, एक क्रिमिनल मुकदमा होगा। मतलब एक
ऐसे लोग होंगे जो आपराधिक तरीके का काम करेंगे, उनके लिए एक न्यायालय होगा, और जो दीवानी का कोई मामला होगा उनके लिए अलग मामला न्यायालय होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जो होता है, जिले का जज जो है जब क्रिमिनल मामला देखता है तो वो सेशन जज कहलाता है, लेकिन वही जब दीवानी मामला देखता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। उसके नीचे इसको कई भागों में बांट दिया गया है। सिविल में जाएंगे, सिविल मुकदमों में तो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसके नीचे मुंसिफ होता है। क्रिमिनल मुकदमों में जाएंगे तो सेशन जज के नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। ये जो है हमारे देश में न्यायालय का एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा न्यायालय जैसा ही अधिकार रखने वाले, न्याय करने वाले ये बॉडीज हैं। इनके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनके अलावा, ये जो आपने देखा इधर, इनके अलावा न्याय करने वाली कुछ अलग से बॉडीज, संस्थाओं को जोड़ने का प्रावधान किया गया, जिन्हें ट्राइब्यूनल कहा गया, जिन्हें प्राधिकरण कहा गया हिंदी में। ठीक है, उन्हें संविधान के भाग 14 क में अनुच्छेद 323 क और 323 ख जोड़ा गया, जिनके माध्यम से विभिन्न ट्रिब्यूनल या जिन्हें ट्राइब्यूनल या आप कह सकते हैं प्राधिकरण बनाने का अधिकार दिया गया। किसी विशेष मुद्दे पर, जैसे कोई नदी है, उसके पानी को लेकर के विवाद है, तो उस पर एक प्राधिकरण सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी मुद्दा है उस पर एक प्राधिकरण सेट कर दिया जाएगा। उसका काम ही विशेष होगा कि उस विशेष मुद्दे पर ही काम करेगा, उसके अलावा और उसका कोई कार्य नहीं रहेगा, लेकिन उसके पास भी न्यायालयी अधिकार होते हैं। बताएंगे उसको डिटेल में। ठीक, इन्हीं अधिकरणों से, इन्हीं अधिकरणों की तरह देखिए, ये अधिकरण जो है वो संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन इन्हीं की तरह अधिकार रखने वाले कुछ और चीजें बनाई जाती हैं, जिन्हें हम आयोग कहते हैं, जिन्हें हम बोर्ड कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम फोरम कहते हैं, जैसे कंज्यूमर फोरम होता है। उनके पास भी न्यायालय जैसी शक्ति होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सब संविधान में मूल रूप से थे, इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा ये जो आयोग है, बोर्ड है, फोरम है, ये सब जो होते हैं, इनके पास भी वैसा ही अधिकार होता है न्याय करने का। लेकिन ये सब क्या है कि किसी सामान्य कानून द्वारा, या यूं कहें कि सामान्य अधिसूचना द्वारा इन्हें बना दिया जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा जब जाएंगे, पहला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, यानी हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट के अलावा जब हम जाएंगे तो ये प्राधिकरण, आयोग, बोर्ड, फोरम हो गया। इसके अलावे जब हम जाएंगे तो एक और चीज आपको मिलने वाली है, वो है आपका कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल अगर आप समझ पा रहे हो तो कोर्ट मार्शल जो है वो स्पेशली सेना के भीतर किसी तरीके का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वहाँ पर न्याय करने के लिए कोर्ट मार्शल होता है। वहाँ पर जज कोई नहीं होता है, स्पेशली जो ऑफिसर होते हैं सेना के, वही जज के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से न्यायिक बॉडी नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र के भीतर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसको सॉल्यूशन देते हैं, वो उस पर दंड देते हैं। क्लियर हो गया, कोर्ट मार्शल है। इसके अलावा भी
तमाम और न्यायालय आपने सुना होगा, जैसे परिवार न्यायालय, लोक अदालत, उपभोक्ता न्यायालय, किशोर न्यायालय, है ना, ग्राम न्यायालय, फास्ट ट्रैक न्यायालय वगैरह। तो ये सारे जो हैं ये सब आप देखेंगे तो यही लोअर कोर्ट के अंदर में ही सब आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप स्ट्रक्चर समझ पाए हैं। स्ट्रक्चर आइए फटाफट रिवाइज करते हैं। स्ट्रक्चर पहला है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों मिला करके हायर कोर्ट कहलाए। उसके बाद लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो गया, उसके बाद एसडीजे, मुंसिफ, सीजेएम, सीजेएम हो गया। ये जो है ये सब संविधान में उल्लिखित थे। ठीक है, कि कैसे यहाँ ये वाला जो है देखिए, ये राज्यों को अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 233 से 237 तक, 233 से 237 तक, कि वह अपने राज्य में किस तरीके का होगा वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये संविधान में मूल रूप से लिखित था। 42वां संविधान संशोधन हो करके कुछ इन्हीं जैसा अधिकार किसी विशेष मुद्दों पर जो दिया गया उन्हें अधिकरण कहा गया। इसी तरह के अधिकार दिए गए आयोग, बोर्ड और फोरम्स को, इनको जो है सामान्य अधिसूचना द्वारा बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक कोर्ट मार्शल है, ये सब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पूरे न्यायालयी सिस्टम में जब न्याय होने को होता है तो सबसे पहले कोई विवाद होता है। विवाद होगा तभी न्याय होगा, बिना विवाद के तो न्याय हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अब जो विवाद होते हैं या जो वाद होते हैं जिन्हें आप कहते हैं, या जो अपराध जिन्हें कहोगे आप, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला सिविल, दूसरा क्रिमिनल। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले उसको समझते हैं। पहला डिफरेंस जो है बोलता है कि जब मामला क्रिमिनल होता है तो जो दंड दिया जाता है वो शारीरिक दंड होता है और आर्थिक दंड भी हो सकता है। शारीरिक दंड का मतलब क्या है? कारावास हो सकता है, फांसी हो सकती है। ठीक है, सजा बामुशक्कत जिसे आपने सुना होगा, कि मतलब उसे लगातार कैद करने के बाद काम भी उससे कराया जाता है, जैसे चक्की पिसाना, आटा जो पिसाते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर आर्थिक बोझ भी डाला जा सकता है। तो ये जब कोई क्रिमिनल मामला होता है तो उस पर जो दंड दिया जाता है वो शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह के होते हैं। लेकिन जब बात करेंगे क्रिमिनल मामलों की तो सिविल मामलों की, तो सिविल मामले बेसिकली दावों पर होते हैं। कोई ये दावा करता है कि ये मेरी ज़मीन है या ये मेरी चीज़ है, कोई दूसरा दावा करता है कि नहीं ये मेरी है, तो वो जो है फंस जाता है मामला, इसलिए वो जाता है न्यायालय में। अब न्यायालय क्या करती है कि उपयुक्त देखती है कि किसको क्या भरपोषण करना है, भरपाई क्या करनी है, तो उसे जो है दावों पर आधारित होने के कारण केवल क्षतिपूर्ति देने की बात की जाती है। जब क्षतिपूर्ति नहीं देता है तब उसे शारीरिक दंड दिया जाता है। क्लियर है? लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ पर केवल आर्थिक दंड यानी कि क्षतिपूर्ति के रूप में देना होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा जब बात करेंगे तो जब कोई आपराधिक मुकदमा होता है, ठीक है, सपोज दैट आपने किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लिखा दिया, तो अब आपको केस लड़ने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे कहने का मतलब समझिए, मतलब इसको थोड़ा सा और कायदे से, आपने आपराधिक मुकदमा अगर दर्ज करा दिया है तो आपराधिक मुकदमे की स्थिति ये होती है कि उसको सरकार स्वयं लड़ती है। यानी कि आपकी तरफ से सरकार लड़ेगी, जिसके खिलाफ आपने लगाया है वो अपना वकील करेगा, सब कुछ करेगा। क्लियर है?
वो लड़ेगा, लेकिन आपकी तरफ से कौन लड़ेगा? आपकी तरफ से सरकार लड़ेगी, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। क्लियर हो गया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है उन्हें, ठीक है। तो राज्य स्वयं आपका मुकदमा लड़ता है। लेकिन जब बात आती है सिविल मामले की, तो दो लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम खड़ा हो गया, तो ये दोनों वकील करके ले आएंगे। यानी कि यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई काम नहीं होता है नॉर्मल तौर पर। लेकिन जब ऐसा हो कि कोई ऐसा मामला, मान लो हमारी जमीन है, सरकार कब्जा कर ली है, तो अब यहां पर एक तरफ से सरकारी वकील होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, दूसरी तरफ से हम होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्य और दो राज्यों के बीच में आपस में समस्या खड़ी हो जाए। तो जब दो राज्यों के बीच में आपस में समस्या खड़ी हो जाएगी, तो दोनों तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएंगे। समझ पा रहे हैं आप? नॉर्मल तौर पर अगर ये कहें कि एक आदमी, मतलब दो आदमी हैं, ठीक है, इनके बीच, दो सामान्य आदमी हैं, दोनों के बीच अगर क्रिमिनल मामला चल रहा है, इसने इसके ऊपर, ए ने बी के ऊपर मुकदमा कर दिया क्रिमिनल, तो बी को वकील करना पड़ेगा, लेकिन ए की तरफ से सरकार लड़ेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ेगा। लेकिन सामान्य मामले में ही अगर सिविल मामला हो ए और बी के बीच, तो ए को भी वकील लाना पड़ेगा, बी को भी वकील लाना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा मैटर। तीसरा बोलता है कि सिविल, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत ये गवर्न होता है, और ये सिविल प्रोसीजर कोड के तहत गवर्न होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम अगली क्लास में आपको जो देने वाले हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। उसमें हम आपको पूरा न्यायालयी सिस्टम पढ़ने के लिए क्या जरूरी है वो पूरा आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि जितना आपको बताया गया ये समझ आया होगा। इसके आधार पर आगे की क्लासेस जो है आपको समझ आएंगी। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।